ठीक है। तो 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड और x माइनस वाई जेड, ये तो सबको क्लियर होगा। फर्स्ट रो एज फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एज सेकंड कॉलम, थर्ड रो एज थर्ड कॉलम। तो ये अपने पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए, मल्टीप्लाई विद ए अपने पास है 0, एक्स एक्स, 2y y माइनस वाई, z माइनस जेड एंड z इज इक्वल टू आई। क्योंकि दोनों ही 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो आंसर भी 3x3 में आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की हो गई? 3x3 ऑर्डर। क्लियर बच्चों? अब प्रोडक्ट करो, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, पहला 0, दूसरा एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर, दोनों ऐड होकर के बन गए 2x स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला 0, दूसरा एक्स वाई और तीसरा माइनस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 0। समझ में आ रहा है? मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 एक्स वाई प्लस का माइनस एक्स वाई 0 हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस और माइनस प्लस वाई स्क्वायर, कितना हो गया? 4y स्क्वायर। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड बन गया माइनस 2yz प्लस 2yz, इट इज 0। ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2yz माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई 2yz प्लस माइनस 2yz हो गया 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बन गया आपका 3z स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब दोनों इक्वेट किए जा सकते हैं। हमें x चाहिए, दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x square is 1 by 2, y square is 1 by 4, z square is 1 by 3। जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो व्हाट अबाउट x प्लस माइनस 1 by रूट 2, y प्लस माइनस 1 by 2 और z 1 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजी सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो फटाफट 5 सेकेंड। क्लियर हो गया तो हैंड रेज करो। दीपांशु, हर्षित रावत, क्लियर सर। क्लियर। सदफ, कुछ समझ में आया? देखे कुछ वीडियो वगैरह? सर इस वीकेंड तक देख लूंगा सारे। चलो ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। की बात करें तो कह रहा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 इंटू ए इज इक्वल टू। अब सबसे पहली बात बेटा मैंने बताई थी कि जितने भी मैट्रिक्स हैं उसके अंदर कोई आइडेंटिटी रूल नहीं लगाना चाहिए, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ये आप नहीं लगाएंगे। तो अब इन्हें हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आपको गिवन है, जो आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a है, मैं इसे लिख रहा हूं आई प्लस ए मल्टीप्लाई विद आई प्लस ए
और मल्टीप्लाई विद आई प्लस ए 3 बार। वैसे स्क्वायर करके मतलब अलग करके फिर से कर सकते हैं। तो फर्स्ट 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब फर्स्ट 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो आई इंटू आई, जैसे ब्रैकेट ऑफ करते हैं, आई स्क्वायर आई इंटू ए प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, और आई प्लस ए एज इट इज -7a एज इट इज। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो, याद रखो जैसे 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 1 की कुछ भी पावर हो 1 होती है, ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो भी पावर हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता। तो आई स्क्वायर इज आई इंटू ए इज ए इंटू आई इज ए, और व्हाट अबाउट ए स्क्वायर, इट इज ए, और आई प्लस ए एज इट इज एंड -7a एज इट इज। ठीक है। तो ये बन गया आई प्लस 3 इंटू ए मल्टीप्लाई विद आई प्लस ए और -7a। फिर ब्रैकेट ऑफ करिए, आई इंटू आई स्क्वायर प्लस आई इंटू ए प्लस 3a इंटू आई प्लस 3a इंटू ए 3a स्क्वायर -7a। Now I square is I into A is A, 3A into I, any matrix multiply with identity matrix, that matrix, A square is equal to A, 3A minus 7A. I plus 7A minus 7A, 7A minus 7A is null matrix, any matrix plus null matrix is that matrix। तो ये अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देखो फटाफट 5 सेकेंड्स। हर्षित कोई डाउट? हैंड रेज है बेटा आपका। वो पहले से हो रहा। अच्छा, क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो हैंड रेज करो, फिर इस चैप्टर को एंड करें। ठीक है, गुड। अच्छा, मैंने तुम लोगों को पीडीएफ भेजी हुई है एग्जाम्पलर की। एग्जाम्पलर में से जो अच्छे क्वेश्चन थे वो चूज करके मैंने भेजा हुआ है। मिल गया सबको कि नहीं? यस सर। सबको डाउनलोड करना आता है? नीचे उसमें फाइल है। यस सर। ठीक है, क्लिक करके, और उसमें से आपको बस क्वेश्चन देखना है, अपने रजिस्टर में करना है, और फिर आपको पीडीएफ बना करके मुझे भेजनी है। ठीक है, वो स्लाइड्स की फॉर्म में जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर उसी पर हम काम करेंगे। ठीक है ना? तो सारे फ्राइडे तक बोला है ना कंप्लीट करने को। सर कहाँ पर है? मिला नहीं? रुको मैं समझा देता हूँ, एक मिनट। जब आप जाएंगे यहाँ पर मैट्रिक्स एग्जाम्पलर पर जाओ, ठीक है, और एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा इसका चेंज कर रहा हूँ व्यू। ये इंस्ट्रक्शन पर जाना, ठीक है, स्टूडेंट वर्क पर नहीं जाना है, इंस्ट्रक्शन पर जाना है। मैट्रिक्स पीडीएफ ये मिल जाएगी आपको। देखो ध्यान से, अब इसमें आ जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, यहां से देखना है, आंसर आपको करने हैं। मिल गया? यस सर। क्लियर हो गया? तो इंस्ट्रक्शन पे जाकर के इस चीज को आपको देखना है। ठीक है, क्लास वर्क पे क्लास सबमिट, स्ट्रीम पर एज इट इज वैल्यू आ जाती है, और जब आप इस पे जाएंगे कोई फाइल रहेगी तो इंस्ट्रक्शन पर जाओ और वो इंस्ट्रक्शन देख लो कौन सी फाइल आपको दी गई है। ठीक है, और दूसरी चीज मैं तुम लोगों को इसी पर वो भी भेजता हूँ, क्लास नोट्स भी भेजता हूँ। मिल रहे हैं सारे क्लास नोट्स? क्लिक किया, क्लास नोट्स रहेंगे जो ये वाले रहेंगे। ये मैंने इसलिए किया यस सर, क्लास नोट्स मिल गए। क्योंकि इसका ये फायदा रहेगा, जो वैसे तो रजिस्टर तो मेंटेन करना ही है तुम लोगों को, सबसे अच्छी बात है,
बट फिलहाल जैसे पीडीएफ आपको देखनी होगी, तो जो टेलीग्राम है उस पर मिक्स हो जाते हैं ना पीडीएफ वगैरह, तो इस वजह से आप हर टॉपिक का पीडीएफ एक ही जगह रहेगा उसी टॉपिक में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। और तो कोई डाउट नहीं किसी को? डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज को छोड़ करके बाकी हम सारा करेंगे, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है अब सिलेबस पक्का ही रिड्यूस होगा जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है। क्योंकि जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अभी तक 11th के ही एग्जाम नहीं हुए, समझ गए? पब्लिक स्कूल का सिलेबस चालू हो गया बट गवर्नमेंट का अभी एग्जाम तक नहीं हुआ 11th का। ना उनको कोई इंस्ट्रक्शन ही मिली है कि उनको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, उनका अभी कुछ पता नहीं, सब ऐसे बंद पड़े हैं। तो सोचो वो लोग कब ख्याल शुरुआत। से एसबीएम के हो तो गए थे। 11th के कहाँ हुए? मेरे ख्याल से तो हो गए थे सर। नहीं नहीं, एसबीएम सर के 11th पे हो गए थे, लास्ट पेपर रह गए थे। 11th का यस सर। गवर्नमेंट का शुरू ही कहाँ हुआ था पेपर? वो जो 10th के जब एग्जाम होने थे ना मई में, 10th के अपने एग्जाम कब शिफ्ट हुए थे? मई में शिफ्ट हुए थे ना, कि मई से स्टार्ट होंगे, तभी 11th, मई से थे। तभी Yes, 11th से स्टार्ट होने थे। अभी 11th का एग्जाम ही नहीं हुआ। कब तक आएगा कुछ पता है? पता नहीं, देखो कब तक होगा। अब पहले गवर्नमेंट जो जिसमें फंसी हुई है उसको ठीक करेगी, इस पे तो वो ध्यान ही नहीं दे रही है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इलेक्शन पे दे। इतनी गड़बड़ चल रही है गवर्नमेंट, पहले उसमें बहुत ज्यादा बिजी है भाई, कि लोगों को बचाओ कैसे, क्योंकि पहले तो काम किया नहीं, अब क्या करेंगे। इसलिए हमेशा कछुए की चाल से अपना काम करते रहना चाहिए, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। ये नहीं कि दो दो पेशेंट आ रहे हैं तो यार मैं क्यों ऑक्सीजन वगैरह लगवाऊं, 4 पेशेंट आ रहे हैं क्यों लगवाऊं। अब देख लो इकट्ठे ही आ धमका ना सब कुछ। यही हर काम में होता है, चाहे आपके पास एक हो दो हो, अपने काम को आप लगातार करते रहो तो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ये तो समय समय की बात है, कभी कम कभी ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने काम को कॉन्टिन्यूटी में रखना बहुत जरूरी होता है। यही सब चीजें तुम लोगों के होमवर्क में भी है। रोज अपना काम करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। नहीं तो यही हाल होता है। तो हम इंडियंस हमेशा जब हमारे सर पे डंडा पड़ता है तभी हम काम करते हैं, नहीं तो हम काम नहीं करते, और उसका फिर हम खामियाजा भुगतते हैं, जो अभी हम भुगत रहे हैं, है ना? नहीं तो जो काम इतने सस्ते में होना चाहिए, आज देखो प्लेन से वो काम हो रहा है। सिलेंडर, कंटेनर्स सब प्लेन से आ रहे हैं। और 1 साल में अगर चाहते तो हर एक हॉस्पिटल में खुद का अपना प्लांट होता। 2.5 से 3 करोड़ रुपए ही सिर्फ लगते हैं। उतना तो अब खर्च हो जा रहा है 2 ही ट्रिप में, और फिर ऑक्सीजन खत्म हो जा रही है। सोचो, है ना? अगर यही प्लानिंग से काम करते तो हर हॉस्पिटल के पास खुद का अपना ऑक्सीजन प्लांट होता, कुछ नहीं करना था। इतना कोई मुश्किल नहीं होता ऑक्सीजन प्लांट बनाना, बहुत ईजीएस्ट है वो। चलो बढ़ते हैं आगे। डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को रियल नंबर, अगर रियल नंबर एलिमेंट है तो रियल नंबर से लिंक होगा, ठीक है? और अगर इमेजिनरी एलिमेंट्स है या कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट किए जा सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट का रूल होता है, ठीक है? समझ गए? तो डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन कैसे करते हैं भाई, क्या मतलब है इसका, ये समझाता हूं। पहले मैं एक ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट लेकर के आपको समझाता हूं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of each element aij and order n by n, ठीक है? The determinant of A is denoted by det of A, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। शॉर्ट में इसको ऐसे कर सकते हैं, ए मॉडुलस में रख दो, लेकिन मॉड की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये ए डिटर्मिनेंट का सिंबल है, और डेल्टा भी डिटर्मिनेंट का सिंबल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो, और
ए डिटर्मिनेंट इसको पढ़ा जाता है या डेल्टा। अब ये डिटर्मिनेंट मैथमेटिकली प्रेजेंट क्या करता है कि भाई क्या मीनिंग है इसका। तो पहले हम शुरू करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 1 से, क्योंकि मिनिमम जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो ऑर्डर 1 की होगी, फिर ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, सपोज ए अपने पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है विद एलिमेंट A11 और ऑर्डर क्या रहेगा 1 by 1। मैंने एक एलिमेंट लिया, अगर हमें निकालना हो इसका डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट, देन द डिटर्मिनेंट इज एलिमेंट इटसेल्फ, यानी अब ये रियल नंबर है, कोई सिंबल नहीं डालना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास ऑर्डर 1 की एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2, और हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, द आंसर इज 2। जो एलिमेंट है वही उसका आंसर। सेकंड, सपोज B is a matrix of order 1 and element is -5, what is determinant B? आप में से कौन कुछ अंदाजा लगा सकता है क्या होगा डिटर्मिनेंट B? यस, -5। 5 यस सर। पक्का। अब यहाँ पे जो चीज मैंने बोली थी उसी में धोखा खा गए। सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या होगा। अगर B एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट है वेरी गुड जागृत -5 और ऑर्डर 1 है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट। जैसे अभी निकाला A का डिटर्मिनेंट 2 हो गया, -5 -5, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन में ये बोला कि बेटा जो ये सिंबल दिख रहा है मॉड, इसमें मॉड की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती। ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट वो एलिमेंट खुद होता है। तो अगर मैं सर माइनस, इसमें मॉड्यूलस नहीं लगती ना। मॉडुलस नहीं है ये बस ओके सर। मॉडुलस का मॉडुलस सिंबल प्रेजेंट लग रहा है, बट मॉडुलस नहीं है, ये सिर्फ सिंबल है। तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा बच्चों -5। ये बस ध्यान रखना, ये चीज मुझे समझानी थी। ठीक है, अगर 0 है एलिमेंट तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट 0। अभी क्लियर हुआ। तो ये एक यस सर। हाँ, तो डेफिनेशन क्या थी कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रियल नंबर से अटैच करना ही डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। और डिटर्मिनेंट का जो बेसिक रूल है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल n वेरिएबल को सॉल्व करना, जो 10th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था, याद है, ग्राफ जिसमें बनाए थे। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x और y, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यस मेथड सर। पढ़े थे ना। उन्हीं को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट को बनाया है कि अब हम उनको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे उन्हीं एक्सप्रेशंस को। ठीक है ना, तो उसी के सर लिए कौन सी? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल याद है, जहां एक्स वाई निकालते थे ग्राफ बना करके। तो सर वो तो वैसे ही निकल जाती थी ना। हाँ, लेकिन जैसे अब ऑर्डर 3 आ गया तो क्या करोगे, वो तो 2 तक था, वहां 2 वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल हो गए तो कैसे निकालोगे, 4 वेरिएबल हो गए तो कैसे निकालोगे। अब इस केस में अपने पास आया मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स से फिर डिटर्मिनेंट पे आए, फिर डिटर्मिनेंट से सिस्टम ऑफ। अब हम सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं। सिस्टम का मतलब जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल तो 4 इक्वेशन, तो सिस्टम सॉल्व करेंगे। यूज समझ गए क्या यूज है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ
a square matrix of order 2. अब हमें ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है. Let A be a square matrix of order 2, which is A11, A12, A21 और A22. मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 2/2. सही है. अब हमें बच्चों फाइंड आउट करना है इसका डिटर्मिनेंट. A डिटर्मिनेंट is equal to A11, A12, A21, A22. इसको भी डिटर्मिनेंट से मेंशन कर दो कि अब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, ये मैट्रिक्स नहीं है. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट निकालने का क्या मेथड होता है इसमें? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट. इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. इन दोनों का प्रोडक्ट करना है. यहां मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल रहा हूं, ध्यान रखना कहीं गड़बड़ ना हो जाए तुम लोगों से. माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट. ठीक है. अब ये सारा मैं डिलीट कर रहा हूं, मुझे लगता है कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, यानी अगर अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो व्हाट इज ए डिटर्मिनेंट? A determinant is A11 into A22 minus A21 into A12. ये अपने पास तरीका होता है ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमें एक मैट्रिक्स दी गई 3, 4, 2, -3. कह रहा है इसका आप डिटर्मिनेंट निकालो ऑर्डर 2. मुझे फाइंड आउट करना है ए डिटर्मिनेंट, यानी 3, 4, 2, -3 होल डिटर्मिनेंट. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल अभी लिख देता हूं, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो. 3 into -3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 4 into 2. तो 3 into -3 -9, 4 2s are 8, -8. आंसर इज -70. करेक्ट. ठीक है. सपोज अपने पास कोई भी एक इमेजिनरी नंबर आ जाए. a is equal to iota, minus iota, 2 iota and iota plus 1. ठीक. कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट निकालो. आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर तो सबने 11th में पढ़ा होगा, यानी एलिमेंट इमेजिनरी भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी आयोटा इंटू आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा. करेक्ट. आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, 1 इंटू आयोटा आयोटा, माइनस और माइनस प्लस कर दो, +2 आयोटा स्क्वायर. What about iota square? -1 plus iota. Iota square is -1. It is -2. आंसर आ गया iota -3. और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं? a plus iota b. तो इसीलिए डेफिनेशन थी कि अगर रियल होंगे एलिमेंट्स तो डिटर्मिनेंट रियल आ सकता है. रियल पे रियल ही आएगा, इमेजिनरी कभी नहीं आएगा. इमेजिनरी पर रियल भी आ सकता है, इमेजिनरी भी आ सकता है. ठीक है ना. तो ये था ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट जो हमने सॉल्व किया. अब तुम लोगों को मैं 10 सेकंड देता हूं, ध्यान से समझ लो. ऑर्डर 1 तो आ ही गया होगा, ऑर्डर 2 देख लो, या अब तक जितना पढ़ा है सारा दिमाग में एक बार घुमा लो, और कोई डाउट हो तो क्लियर करो. फटाफट देखो. हाँ, आयोटा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं. आ सकते हैं बेटा, आयोटा आ सकता है. भैया बता दो आयोटा की ऊपर क्वाड्रेंट कितना इसका वैल्यू जो
सिंपल सा याद रखो, आयोटा क्यूब कितना होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा इज टू पावर 1 इज आयोटा, ठीक है। आयोटा इज टू पावर 4 1, उसके ऊपर जाता है तो क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, आयोटा इज टू पावर 4m प्लस r, फिर कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो 11th में हमने पढ़ा था। अभी फिलहाल दिमाग में रखो, जब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा, नहीं सॉल्व कर पाओगे, तब करेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि पूरा अब आयोटा रिवाइज करने बैठेंगे तो फिर डिटरमिनेंट छूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई पक्का हमें आयोटा पे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन देना है, ये बोर्ड की पॉलिसी नहीं है। हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि क्या इमेजिनरी हो सकते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या इमेजिनरी नंबर हो सकती है, पहले ये चीज समझना जरूरी है। अब उस पर कितना डिफिकल्टी लेवल बनेगा वो तो हम देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दूसरी बात, दो अनइक्वल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट बराबर हो सकते हैं। ऐसा क्यों? मैट्रिक्स कब बराबर होती है? जब उनके ऑर्डर और एज वेल एज पोजीशन एलिमेंट इक्वल होते हैं, तभी मैट्रिक्स बराबर होती है। लेकिन अगर एक ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सपोज 5 आ रहा है और एक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 5 आ रहा है, तो दोनों डिटर्मिनेंट के केस में इक्वल है। मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, दोनों के डिटर्मिनेंट बराबर है, ऐसा हो सकता है। ये नहीं कि अगर मैट्रिक्स इक्वल है तभी उनके डिटर्मिनेंट बराबर होंगे। अनइक्वल मैट्रिक्स के भी डिटर्मिनेंट इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज अ रियल नंबर, रियल क्वांटिटी और इमेजिनरी क्वांटिटी, ठीक है, समझ गए? तो कितने लोगों को अब तक समझ में आ गया जितना अभी तक पढ़ा है डिटर्मिनेंट बारे में? हैंड रेस करो। हर्षित रावत, ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर ऊपर जो आपने b इक्वल्स ब्रैकेट -5, फिर नीचे मॉड b इक्वल्स -5, तो वो ब्रैकेट क्यों हटा और नीचे b में मॉड कैसे आ गया? ये बी मॉड नहीं, ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं कि अगर बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 की और उसका एलिमेंट है -5, तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट, मतलब अब आप कैटेगराइज करिए कि ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, ठीक है, यानी मैट्रिक्स बी का ये डिटर्मिनेंट है बेटा। तो डिटर्मिनेंट -5, जैसे यहाँ पे था मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कितना आया 2, क्योंकि 2 एलिमेंट है। तो ऑर्डर 1 में जो एलिमेंट रहेगा वही डिटर्मिनेंट है, और ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। अगर आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये सिंबल दिखे तो इसको मॉड बी नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। समझ गए या नहीं? यस सर। और वो ऊपर जो ब्रैकेट लगा था सर, वो क्यों लगा था और फिर वो नीचे हट गया? ये मैट्रिक्स का ब्रैकेट है। अच्छा चलो इसको ऐसे लिख देते हैं। अभी आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, आपने लिख दिया डिटर्मिनेंट 5, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट निकाल दो। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, व्हाट इज बी डिटर्मिनेंट? इट इज -5। अब ठीक है, यस सर। ऐसे कर सकते हो जैसे पीछे किया। चलो इसको कर देता हूँ, ए डिटर्मिनेंट 2 और व्हाट इज ए डिटर्मिनेंट? इट इज 2। अब ठीक है, अब कंफ्यूजन क्लियर? यस सर। हाँ जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है ना? डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब यहां ज्यादा समझने वाली बात है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। 3 से ऊपर का डिटर्मिनेंट कभी नहीं आएगा, सिलेबस में ही नहीं है, मैक्सिमम 3 तक आएगा। ये नहीं कि 4 का आ जाए, 5 का आ जाए, बट इवेल्युएट हम सारे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो ए अपने पास एक मैट्रिक्स हो गई ऑर्डर 3 की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। पहले मैं प्रॉपर डिटेल में तुम लोगों को ये बात बताऊंगा, उसके बाद हम डिटेल में करने के बाद फिर
बताऊंगा कि कौन से स्टेप से हमें कर देना चाहिए, मतलब कितने स्टेप स्किप किए जा सकते हैं। ठीक है, पहले तो समझेंगे कि स्टेप्स बनेंगे कैसे। अब अगर आपको ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट निकालना है, ए डिटर्मिनेंट, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 होल डिटर्मिनेंट, तो हमें एक्सपेंड करना होता है किसी भी रो के अलोंग और किसी भी कॉलम के अलोंग। यानी हम एक रो डिसाइड करते हैं या एक कॉलम डिसाइड करते हैं कि हम इसके अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। अभी बता रहा हूं उसका क्या मीनिंग होता है। ये आपकी मर्जी है कि आप किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। अब मैं ये समझाता हूं कि एक्सपेंड का क्या मतलब है। सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, एक्सपेंडिंग अलोंग R3, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3, ये अपनी चॉइस होती है। और सभी केस में डिटर्मिनेंट का एक ही आंसर निकलता है, ऐसा नहीं कि आंसर बदल जाएगा। कि सपोज मैं R1 से कर रहा हूं, आप C2 से कर रहे हो, तो आंसर अलग हो जाएगा, आंसर सेम रहेगा। इसलिए आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों, यहां पर मैंने सिलेक्ट किया R1 को, और अभी जो मेथड बताऊंगा उसको समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग कैसे प्रोसेस लगाएंगे। ठीक है ना। तो एक्सपेंड करने का क्या तरीका होता है, हम फाइंड आउट कर रहे हैं अपना ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहला काम है कि आपको साइन बताना है कि साइन क्या लगेगा। पहला तो आप लिखेंगे -1, हमेशा क्या लिखना है, -1, और -1 की पावर जो देनी है, जो पहला एलिमेंट जैसे A11 है, एलिमेंट आपको ये वाले यूज करने हैं, A11, A12, A13। अगर आप R1 के थ्रू चल रहे हो तो इसकी पावर होगी सम ऑफ इनिशियल, अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा, 1 + 1, करेक्ट। फिर आप लिखते हैं एलिमेंट A11, लिख दिया। इसके बाद A11 का जो कॉलम है और A11 जिस रो में है, वो सारे एलिमेंट आप हटा देंगे। देखो, A11 जिस कॉलम में है वो सारे एलिमेंट आप अपने दिमाग से डिलीट कर दो, और वो सारे कॉलम के एलिमेंट डिलीट कर दो। अब जो आपके पास बचता है वो एक ऑर्डर 2 बचता है, तो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट आपको लिखना है। क्या लिखना है, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक मिनट बच्चों, जिस रो में है वो सारे एलिमेंट हटा दो, जिस कॉलम में है वो सारे एलिमेंट हटा दो। ठीक है, फिर आप एक ऑर्डर 2 का जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है वो लिखो। वो हो गया A22, सॉरी, A22, A32, A23, A33, क्लोज। फिर प्लस -1 पावर A12 का अब इस्तेमाल करना है, तो इसका इनिशियल का सम इसकी पावर बन जाएगा 1 + 2। ठीक है, अब देखो A12 जिस कॉलम में आ रहा है वो सारे एलिमेंट हटा दो, और जिस रो में आ रहा है वो सारे एलिमेंट हटा दो, तो बचा क्या, A21, A31, A23 एंड A33, एंड सॉरी एलिमेंट भी लिखना है A12। ना ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट आ गया। फिर प्लस -1 पावर A13 का इस्तेमाल करना है, तो उसके इनिशियल एज अ पावर सम जो है। फिर A13, अब देखो A13 जिस कॉलम में आ रहा है वो सारे एलिमेंट डिलीट करो, और जिस रो में आ रहा है वो सारे एलिमेंट डिलीट करो। बचा क्या, A21, A31, A21, A31, A22, A32। ये होता है एक्सपेंशन का मतलब। देखो ध्यान से, अब मैं आता हूं सॉल्यूशन पर। अब क्या करेंगे, -1 पावर 2 दैट इज इवन, तो सीधा लिख दिया A11। अब ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो।
प्रोडक्ट ऑफ डायगनल माइनस ऑफ डायगनल A32 इंटू A23, फिर -1/3 माइनस हो जाएगा ऑड पावर A12। अब ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। नेक्स्ट बेटा -1/4 प्लस A13 ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। अब जो आंसर आएगा यही होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। इस तरीके से आप इवेल्युएट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं क्या करना है। ये लाइन आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक बताया कि कैसे ये चीजें बनती हैं, करेक्ट। आप सीधे यहां पर आओगे, A11 कैसे पता लगाओगे, जैसे A11 आपने पकड़ा तो A11 में इनिशियल का सम कितना है 2 इवन। तो अगर आप R1 के थ्रू जाओगे ना तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, सीधे करना होगा। A11 रो और कॉलम डिलीट करो और फिर ऑर्डर 2 को सीधे मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, वहीं पे देख के। माइनस A12 में माइनस क्यों लगा, पहला प्लस तो दूसरा माइनस, तीसरा प्लस होगा। अगर हम भूल जाए तो हमें देखना है इनिशियल यानी जो पोजीशन है उसका सम कितना आ रहा है। अगर उसका सम ऑड आ रहा है तो नेगेटिव, और उसका सम इवन आ रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं कॉलम 1 के थ्रू चलता तो पहला प्लस A21, दूसरा माइनस A31, तीसरा प्लस। कॉलम 2 के अलोंग चलता तो पहला माइनस क्योंकि 1 2 है, दूसरा प्लस और तीसरा माइनस। कॉलम 3 के थ्रू चलता तो 1 3 प्लस, 2 3 माइनस और A33 प्लस। तो जब पहला साइन पता चल जाए ना, बस अल्टरनेटिव ही होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। और जो भी कॉलम या रो लो उसके जब आप एलिमेंट लिखेंगे तो जिस कॉलम में वो बिलोंग करेगा वो सारे हटा दो, और जिस रो में वो बिलोंग करे वो सारे हटा दो, बाकी जो ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट बचे उसे लिख दो। यही होता है एक्सपेंशन का रूल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है, सीधे मैंने लिख दिया डेल्टा। डिटर्मिनेंट हो गया 3 0 -1 4 2 1 -3 -2 और 1। इस डिटर्मिनेंट को मुझे इवेल्युएट करना है, ठीक है ना। अब देखते जाना, मैं R1 के थ्रू ही चल रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। डेल्टा इज इक्वल टू 3। जिस कॉलम में 3 है वो सारे एलिमेंट डिलीट हो गए, और जिस रो में 3 है वो सारे एलिमेंट हट गए। अभी मैं लिखूंगा ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट 2 1 -2 1। फिर दूसरा एलिमेंट के साथ साइन क्या आएगा, माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस। 4 क्यों आएगा बता चुका हूं। कॉलम के एलिमेंट हटा दो, रो के एलिमेंट हटा दो, अपने दिमाग में सोचो कि क्या क्या एलिमेंट होंगे इसमें, फिर मैं लिखता हूं। सोच चुके होगे सभी। 0 -1 -2 1 डिटर्मिनेंट। फिर तीसरा प्लस, एलिमेंट इज -3। अब सोचो क्या होंगे एलिमेंट, लगा लो दिमाग में, कर लिया होगा सबने। रो के डिलीट, कॉलम के डिलीट, 0 -1 2 और 1। अब करते हैं इवेल्युएट। 3 इंटू 2 + 2, डायगनल माइनस ऑफ डायगनल, -4 इंटू 0 -2, माइनस और माइनस, -1 -2 प्लस, और फॉर्मूले का साइन माइनस, -3 इंटू 0 + 2, 0 -2 + 2। आप ये सीधा लिख सकते हो जो अभी मैंने स्टेप लिखा, ये वाला, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप कभी रिवाइज करो याद आ जाए, इसलिए मैंने लिखा। 4 3 12 +8 और -6। आंसर आ गया अपने पास 14। व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज 14। चलो बच्चों देखो फटाफट, पंद्रह सेकेंड।
जिसे जिसे समझ में आ गया। सर सर सिर्फ फर्स्ट रो से यूज करते हैं, मतलब डिटरमिनेंट निकाल लेंगे समझ किसी भी ऑर्डर थ्री को। आवाज क्लियर नहीं आ रही, बोलो तो, दोबारा बोलो। सर किसी भी ऑर्डर थ्री का हम निकाल सकते हैं ऐसे सिर्फ रो वन से। किसी भी ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हैं। जैसे ऑर्डर 4 होगा ना, तो वो रिड्यूस होके पहले ऑर्डर 3 बनेगा, फिर उस 3 को ऑर्डर 2 बना, तो एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए 3 के ऊपर आता नहीं है, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। तो एग्जाम जो अपने सिलेबस में है मैक्सिमम 3 तक है। कोई भी मैट्रिक्स और किसी भी कॉलम और किसी भी रो के अलोंग आप एक्सपेंड कर दो। सबसे सही बात है कि एग्जाम में कभी ये नहीं आता एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट बाय यूजिंग कॉलम 3, ये कोई क्वेश्चन बनने वाली बात नहीं। ठीक है, तो इसलिए जब भी एक्सपेंड करना हो R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो। ठीक है, बाकी आने तो सारी चीज। कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेस करो। ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट अगर आप इवेल्युएट कर सकते हो तो। चैतन्य, हर्षित, सिद्धांत। सर जी सर मुझे आ थोड़ा गया। सा ना एंड का थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। अच्छा अच्छा, एंड का क्या बात नहीं समझ में आई? सर A12 एक बार ही बता दो, A12 और A13। ठीक है, A12 पर आओ। A12 इवेल्युएट करना नहीं आ रहा ना? यस सर। ठीक है, चलो देखते हैं। अब A12 की हम बात करने चल रहे हैं, भाई A12 क्या होगा। अगर आप A12 लोगे तो जिस कॉलम में A12 है उसे हटा दो। एक मिनट बेटा, जिस कॉलम में A12 है उसे आप हटा दो, और जिस रो में A12 है उसे हटा दो। अब देखो क्या बचा। सर जी अब आ गया। A21, A23 और A33, ये हमें करना है। ओके सर। ठीक है, यस सर। अब 1-3 वाली बात कर लोगे? यस सर, हाँ कल। साइन देख लेंगे। साइन कैसे चेक करते हैं? इनिशियल देखा करो कि क्या A12 की पोजीशन पे जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट से मतलब नहीं है, A12 की पोजीशन आप यूज कर रहे हो तो जो एलिमेंट यूज करोगे उसके साथ नेगेटिव लगेगा, क्योंकि 1 + 2 कितना है 3, यानी -1 की पावर 3 पे बात कर रहे हो। तो मैंने इसको शॉर्टकट में कह दिया कि अगर सम इवन होगा तो प्लस और सम ऑड होगा तो माइनस। ठीक है, सम इवन तो प्लस और सम ऑड तो माइनस। ओके, तो ये ऑर्डर 3 हो गया खत्म, मेरे ख्याल से सबको जस्टिफाई हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बुक ले लो सभी, पेज नंबर 104 पर आ जाओ और डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। 104 एग्जाम्पल नंबर 1 कर देता हूं सॉल्व, वैसे तो कर सकते हो तुम लोग, बट एक बार और रिवाइज कर लो। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है इवेल्युएट, तो लेट डेल्टा बी द गिवन डिटर्मिनेंट, या A B C कुछ भी ले सकते हो। 2 - 1 4 2 और साइन आपको सीधे डिटर्मिनेंट का दिया हुआ। ठीक है, करेक्ट। 3 सेकंड देता हूं, आंसर अपने आप सब अपने दिमाग में रख लो। आ गया होगा। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी 2 × 2 4, माइनस ऑफ डायगोनल यानी -1 × 4 -4, और फॉर्मूले का माइनस इसे बना देगा +4। आंसर इज 8। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है इवेल्युएट, लेट डेल्टा बी द गिवन डिटर्मिनेंट, जो कि आ गया x, x - 1, x + 1 एंड x होल डिटर्मिनेंट। 5 सेकंड का वक्त देता हूं, आंसर करो इसका। अपने आप आंसर सॉल्व करके रखो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। सर एग्जाम्पल 2 का एग्जाम्पल 2 जो मैंने सामने लिखा है अभी, 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल लो। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है ये, कर लिया होगा सबने। कैसे सॉल्व करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल x × x² माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल x + 1 × x - 1।
सही है समर्थ, माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओपन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 0, आंसर इज इक्वल टू व्हाट 1। ठीक है, ऑर्डर 2 खत्म। अब आ जाओ पेज नंबर 107, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो ध्यान से, कितने लोग कर सकते हो एग्जाम्पल नंबर 3, हैंड रेस करो। कह रहा है इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, और कुछ नहीं बोला किस रो या कॉलम के अलॉन्ग करना है, आपकी मर्जी होगी। ठीक है, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं करता हूं। देखो बच्चों, फोर्थ एग्जाम्पल कहता है 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा और 0 होल डिटरमिनेंट। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब की बार मैं तुम लोगों को इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करके दिखाता हूं। ठीक है ना, रो से तो कर लिया, कॉलम से भी एक कर दो। पहला एलिमेंट होगा 0, पहला एलिमेंट क्या होगा 0, सही है। और इसका साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि ये A11 है, तो प्लस 0 या 0 एक ही बात है। जिस कॉलम में 0 है वो डिलीट कर दो, और जिस रो में 0 है वो डिलीट कर दो। अब अपने पास बच गया 0 माइनस साइन बीटा और 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 इंटू 0 0, वैसे तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, बट अभी फिलहाल चलने दो। माइनस साइन स्क्वायर बीटा और फॉर्मूले का माइनस मिल करके बना देगा इसे साइन स्क्वायर बीटा। अब आप दूसरा एलिमेंट ले रहे हो, पहला A11 था प्लस, अब ले रहे हो आप A21, है ना, माइनस साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस। अब लिखेंगे आप एलिमेंट माइनस साइन अल्फा जिस कॉलम में है वो सारा आपको डिलीट करना है, और साइन अल्फा जिस रो में है वो सारा डिलीट करना। ध्यान दो, देख लिया सबने, क्या बचा? अपने पास बच गया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा 0। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी 0 इंटू साइन अल्फा 0 माइनस ऑफ डायगोनल यानी माइनस साइन बीटा इंटू माइनस कॉस अल्फा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, साइन अल्फा सॉरी बेटा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर? अब आते हैं तीसरा, फिर तीसरा हो जाएगा प्लस, क्योंकि A31 पहले से ही डिसाइड हो जाता है क्या क्या साइन होंगे, पहला प्लस तो दूसरा माइनस तीसरा प्लस। एलिमेंट हो गया आपका कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा जिस रो में है वो सारे हटा दो, जिस कॉलम में है वो सारे हटा दो, बचा क्या? साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस ऑफ डायगोनल यानी माइनस 0। सर ये आपने कॉलम से करा ना, कॉलम 1 से? ये मैंने कॉलम 1 से किया सारा। ठीक है, ये इसलिए किया कि तुम लोगों को थोड़ा समझ में आया कि कॉलम भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना यहां तक? बाकी रो 1 से करो, ठीक रहेगा। 0 इंटू समथिंग 0 माइनस साइन अल्फा माइनस और माइनस प्लस, और फिर माइनस हो गया, ये आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। दूसरा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब ध्यान दो, दोनों क्वांटिटीज लाइक क्वांटिटीज हैं, दिस एंड दैट वैल्यू 0। ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 0 माइनस 0 इज 0। दिस इज द डेल्टा।
एग्जाम्पल 4 कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो, ये नहीं पूछूंगा, टाइम नहीं दूंगा इसके लिए, साथ साथ समझना। वेरी गुड। हर्षित रावत, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 पर आओ। कह रहा फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, कह रहा एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। भाई एक्स की वैल्यूज क्या होंगी? हमें दे रखी है, जो डिटर्मिनेंट दे रखा है, ये दे रखा है 3x x1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 4 2 और 1। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात इसमें जो x वाली है, क्या गलती हो जाती है जब हम पूरा पढ़ लेते हैं, हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, हम भूल जाते हैं डिटर्मिनेंट है ये। मैट्रिक्स होता तो आप इक्वेट करते, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट है तो कभी इक्वेट मत करो। मतलब हम जल्दी से पेपर में लिख देते हैं x इज इक्वल टू 2, खत्म, या ध्यान गया तो x इज इक्वल टू 4, जबकि ये रॉन्ग है। पहले सिंबल देख लो, सिंबल किसका है, मैट्रिक्स का या डिटर्मिनेंट का है। और दूसरी बात, पेपर में क्या करते हैं कि कई लोग, जैसे मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिखते हुए प्रॉपर ब्रैकेट नहीं डालेंगे, लिख दिया 3 2 1 4 हो गया जी, समझ में आ जाएगा। जबकि अगर आपने ये प्रॉपर ब्रैकेट नहीं डाले तो एग्जामिनर कर देगा नंबर 0, क्योंकि वो हो गया आपका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट में ये वाले ब्रैकेट डाल दिए तब भी नंबर चले जाएंगे। तो ये सिंबल्स का बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो अब जब आपको डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना है तो पहले दोनों तरफ के डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। दिस इंप्लाइज लेफ्ट पे ऑर्डर 2 है, 3 इंटू 1 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 1 3 4 2 8। दिस इंप्लाइज 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब 3 को शिफ्ट करो, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8, माइनस और माइनस खत्म, x square is equal to 8. What is the value of x? x is plus minus 2√2। इस तरीके से ही आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर कोई फाइंडिंग वैल्यूज करनी हो तो। ठीक है, क्लियर या डाउट? किसी को डाउट हो तो हैंड रेज करो। देखो फटाफट। ठीक है, कोई डाउट नहीं? तो एक्सरसाइज 4.1 तुम लोगों का होमवर्क है, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, इसके बाद जो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का टॉपिक है, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये कटेगा जहां तक लग रहा है चांस, और इसमें मेहनत भी बहुत होती है। यही एक टॉपिक है जिसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है। बाकी सब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में रटाफिकेशन है, रटा रटाया कि यार इस तरीके से अप्लाई करना है, बस कोई खास सोचने वाली बात नहीं है इनमें। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट टॉपिक पर, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यस जागृत? गलती से हो गया। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पर। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन है बच्चों, कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से क्या आप उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो जिसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ठीक है, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर आपको गिवन है तो उस ट्राइंगल का क्या एरिया निकाल सकते हो। आप लोगों को याद हो 10th में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना? याद है सबको? 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 यस सर। y1 minus y2। फॉर्मूला वही बनेगा लेकिन डिटर्मिनेंट की हेल्प से।
अब कोई ये पूछे इसका क्या प्रूफ है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ वही जो 10th में हमने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही है। डिटर्मिनेंट को ऐसे अरेंज किया जाता है कि जब आप उसे सिंप्लीफाई करो तो वही फॉर्मूला बनता है, समझ गए? इसलिए डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट में एज अ एप्लीकेशन इस बात को डाल दिया गया कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से कर सकते हो, क्योंकि उस फॉर्मूले को हो सकता है याद करना मुश्किल हो, लेकिन डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। सपोज अपने पास कोई भी एक ट्राइंगल है ABC, और इस ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। A हो गया आपके पास x1 y1, B इज x2 y2 एंड C इज x3 y3। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वो ये बोलेगा बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है जो कि हम डिटर्मिनेंट को यूज कर पाए? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। पहला जो कॉलम है वो आप x कोऑर्डिनेट का लिखते हैं, x1 x2 x3। दूसरा आप y कोऑर्डिनेट y1 y2 और y3। तीसरा हम खुद लिखते हैं 1 1 1 होल डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ध्यान रखना है, क्लियर? अच्छा, इसको रो वाइज भी लिख सकते हैं कि पहली रो x1 x2 x3, दूसरी रो y1 y2 y3 और तीसरी रो 1 1। लेकिन कॉलम वाला यूज करो क्योंकि एनसीईआरटी में कॉलम दिया गया। वो मैं बताऊंगा अभी आगे कि क्यों ऐसा हो सकता है, थोड़ी बहुत जब हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो। ठीक है ना, बाकी ऐसे फॉर्मूला याद रखो। अब इसे जब आप एक्सपेंड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको मिल जाएगा। क्या क्या बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। मान लो आपने इसको इवेल्युएट किया और आपका आंसर मिला -20। अब आपको यहां पर मेंसुरेशन का कंडीशन बतानी पड़ेगी, बिकॉज एरिया इज अ मेजर क्वांटिटी, देयरफॉर कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज +20। माइनस आए तो गलत नहीं है, माइनस को आपको खुद उसे +20 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप डबल मॉड नहीं लगा सकते कि मैं फिर से मॉड लगा दूं। मीनिंग मतलब अजीब सा सिंबल लगने लगेगा अंदर बाहर। अब दोनों को डिटर्मिनेंट माने या एक को मॉड माने, इसलिए ऐसा नहीं बोला गया। आपको प्रॉपर सॉल्व करना है। नेगेटिव आए तो उसके लिए रीजन लिखो और पॉजिटिव लिख दो, और पॉजिटिव आए तो ठीक ही है, तब कोई रीजनिंग नहीं करनी। ठीक है, अच्छा अब कंडीशन। नोट, if area of triangle ABC is equal to 0, आपने इवेल्युएट किया और आपके डिटर्मिनेंट का आंसर मिला 0, इसका मतलब एरिया 0। अगर एरिया 0 होता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। याद है, यही तो 10th में भी था कि ट्राइंगल का एरिया निकाला, 0 आया तो पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर। या प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, यूज दैट मेथड। ठीक है, सेकंड, if points are collinear, yani converse is also true, then area of triangle ABC is equal to 0। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 0 तो पॉइंट कोलिनियर, और पॉइंट कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी क्या हो गया? 0। ठीक है, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, अब पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 122 पर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 17 डिस्कस करते हैं। फिर हम देखेंगे कि किसको किसको कितना समझ में आया। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3,8 -4,2। ट्राइंगल बनाना चाहो बना सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है।
तो पहला x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, या सिंपल डेल्टा भी आप लिख सकते हो, ट्राइंगल माना जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, या एबीसी लिखना चाहो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। 1/2, पहला कॉलम x का 3, -4 और 5, दूसरा कॉलम y का 8, 2, 1 और तीसरा कॉलम 1, 1, 1, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड कर लेते हैं थ्रू R1। 1/2 एज इट इज, पहला एलिमेंट 3 पॉजिटिव, कॉलम एलिमेंट हट गया, रो एलिमेंट 2 -1, दूसरा नेगेटिव और एलिमेंट फिर 8, जिस कॉलम में है वो डिलीट कर दो, जिस रो में है वो डिलीट कर दो, -4 -5, फिर तीसरा एलिमेंट का साइन प्लस और 1 एलिमेंट हो गया, जिस कॉलम में है वो हटा दो, जिस रो में है उसे भी हटा दो, -4 -2, ठीक है ना। करो इवेल्युएट। 1/2 3 × 1 3, 5 और 4 9, -9 और -8 72, -14 × +1 -14, -14 में से 3 चला गया, -11 और 71 में से चला गया तो 61/2। तो व्हाट इज द एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। डेसिमल में भी कर सकते हो, मैंने इसलिए छोड़ दिया, बुक ने 61। वैसे अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लार्जर हो, डिनोमिनेटर स्मॉलर हो तो डेसिमल में ही कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब आंसर इसका हो जाएगा 2 3 6, 1 यानी 0, 2 5 10, 30 स्क्वायर यूनिट्स, 30.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल टॉपिक पर। देखो फटाफट, 10 सेकेंड है। जल्दी देखो, कोई दिमाग में बात आती हो तो क्लियर करो। ये जिसको जिसको पूरा टॉपिक समझ में आ गया हैंड रेस करो। यस सिद्धांत, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं इससे रिलेटेड एक और एप्लीकेशन पर। ये हो सकता है थोड़ा तुम लोगों को परेशान कर सके। आ रहा हूं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 18 पर, ध्यान देना। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एटीन्थ एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। पहले इतने पे हम बात करेंगे। कह रहा है आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एक लाइन की जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बनता है। सपोज ए, इसमें दे रखा है ए 1 3 और बी विद कोऑर्डिनेट 0 0। लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आप लोगों को याद हो 11th क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन की थी, तो लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते थे? अ लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट है, तो पहले स्लोप निकालोगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, फिर इक्वेशन लगाओगे y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। किसको किसको याद है ये? हैंड रेज करो। बस सर हाँ जी। तो क्या क्वेश्चन था? मैंने ये कहा कि अगर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी हो और आपको दो वर्टेक्स या दो कोऑर्डिनेट उस पे जो जाते हैं उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2 पॉइंट, तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे? स्ट्रेट लाइन याद है यस सर। है ना? तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप निकाल के फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम डाल देते हैं y - y1 m x - x1, यही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिटर्मिनेंट का यूज करना है, तो थर्ड पॉइंट होना चाहिए, तभी तो यूज कर पाएंगे। 2 पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे? तो जो आपका तीसरा पॉइंट होगा
जो वो एक्स वाई इक्वेशन में आता है ना, वो जनरल पॉइंट होता है कि पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट है वो मेंशन किए जाते हैं एक्स और वाई से, तभी तो इक्वेशन बनती है एक्स वाई की फॉर्म में। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, जो जनरल पॉइंट है वो है एक्स वाई। जब भी कार्टेशियन प्लेन में इक्वेशन निकलती है तो हमेशा उसके साथ वेरिएबल एक्स वाई रहते हैं, तो ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, अब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर है, बिकॉज ए बी पी आर ऑन अ लाइन, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी इज इक्वल टू 0। कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल किया? जो ये नोट वाला कंसेप्ट था। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? व्हेन द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हो गया। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी क्या होगा? 1/2। पहले कोऑर्डिनेट किसके आएंगे? एक्स के। 1 0 एक्स, 3 0 वाई, और तीसरा 1 1 1 होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। नहीं, -1 -3 हम ले ही नहीं सकते, हमें क्या पता वो इस स्ट्रेट लाइन पे आता हो या ना आता हो। सर लेकिन सर ये 0 0 से पास हो रहा है, नहीं, तो फिर जितना पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन तो आपने एक ही पॉइंट तो लिया, उससे तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 निकलेगा। वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये सर ओरिजिनल। मतलब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल, मतलब सर ले सकते हैं ना? नहीं, अब हमें कैसे तुम्हें पता कि ये -1 -3 पे आ रहा है? सर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, वो तो तो पूरा फिर वो तो पूरा ग्राफ बनाओगे तब पता चलेगा। अब ऐसे सिर्फ -1 -3 नहीं, अनगिनत पॉइंट आ सकते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है। तो अब ग्राफ बना करके सर उनमें से एक पॉइंट तो यही होगा -1 हो सकता है, -2। नहीं हो सकता, और भी हो सकते हैं, लेकिन आप सर इससे उसकी इमेज बन जाएगी ना फिर वो -1 -3। इससे आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन का मतलब क्या है? उसने आपसे इक्वेशन पूछी है, आपसे ये नहीं पूछ रहा कि फाइंड अ पॉइंट विच इज लाई ऑन द लाइन ऑल्सो। ये तो नहीं पूछ रहा वो तो पूछ रहा है इक्वेशन बताओ जी, जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि जितने मर्जी पॉइंट हो, हमें पता लग सके कितने पॉइंट इस पे आ सकते हैं। सर वो सर इंफॉर्मेशन के लिए पूछा था। अच्छा, ठीक है ना, बाकी कर सकते हैं सब। ओके, इसने हमसे इक्वेशन पूछी है, तो इक्वेशन निकालने के लिए जो जनरल पॉइंट होगा वो एक्स वाई लेना होता है, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में बनती है हमेशा स्ट्रेट लाइन, तो एक्स वाई हमेशा जनरल पॉइंट लिए जाते हैं। तुम लोगों को याद हो स्ट्रेट लाइन में भी डेरिवेशन कराते हुए मैंने ये सारे पॉइंट्स लिए थे, एक्स वाई जनरल पॉइंट। ठीक है, तो 1/2 0 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया? 0, खत्म हो गया। इसको हमें एक्सपेंड कर लेना है। अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं और इसको R2 से एक्सपेंड करूं तो ज्यादा इजी रहेगा, और बाकी नहीं तो R1 से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि R2 का फायदा क्या है? देखो, पहला एलिमेंट आपके पास हो गया 0, 0 इंटू समथिंग 0, पहला एलिमेंट उठाया है। ठीक है, फिर पहला क्या आएगा? माइनस का, क्योंकि 2 1 है। दूसरा हो जाएगा प्लस, फिर 0 है, 0 इंटू समथिंग 0। तीसरा माइनस, एलिमेंट हो गया 1। जिस कॉलम में ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ये सारे हटा दो, सॉरी रो में, और जिस कॉलम में बिलोंग कर रहा है वो सारे हटा दो। अब क्या बचा? 1x3y, 1 इंटू वाई वाई, और 3 इंटू एक्स -3x इज इक्वल टू 0। ये फायदा हुआ कि बाकी तो कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो ऐसे लगा सकते हैं दिमाग, और नहीं तो आप चाहो तो वैसे कर सकते हो। माइनस हटा दिया, शिफ्ट हो गया, ये आ गया आपका -y + 3x इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? इट इज 3x - y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। पहले इस पे मैं डिस्कस करूंगा, फिर आगे चलेंगे। बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो।
सभी को लगभग आ गया। और हर्षित रावत, योर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, जो कि तुम लोगों को याद रहे कि मैंने R2 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड किया है। ओके, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर। और ये क्या कहता है, अगली बात देखो, ये और इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं, फाइंड के इफ dk0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square unit। अब आपको एक ट्राइंगल ABD भी दी गई, ABD। अब मैं ये ट्राइंगल बना रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, ट्राइंगल ABD ये मैं रफ बना रहा हूं। कह रहे हैं इस ट्राइंगल ABD का जो D कोऑर्डिनेट है वो आपको दे रखा है K0, और इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो एरिया आपको दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान देना, अगर एरिया गिवन हो और फिर आपसे कोई वर्टेक्स पूछे तो क्वेश्चन कैसे करना होगा। ठीक है, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू 3। ठीक है, अभी बच्चों ठीक आ रही है इमेज? थोड़ा इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गई है। हाँ जी सर, अब क्लियर है। बीच में इंटरनेट भी ट्रिप करता रहता है ना। एक मिनट बच्चों, अभी शेयर करता हूँ। बस 2 मिनट का वक्त दो। एक मिनट बच्चों, गड़बड़ हो गई, फोन के नेट से चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर ब्रॉडबैंड लगा लो फिर। ब्रॉडबैंड ही तो है ये, तो अभी नेट थोड़ा सा बीच में ये लोग बंद कर देते हैं ना, इनका भी कुछ गड़बड़ चलता रहता है, क्या करेंगे ये लोग भी। फोन के नेट से तो पढ़ाता ही नहीं हूं ना, उससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब ब्रॉडबैंड में भी मैंने लगभग 60 या 70 Mbps वाला है ये। रुको, अभी ज्यादा होगा तो फिर देखेंगे, 100 Mbps का लगवाएंगे, तब देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तो ठीक ही चल रहा है, एक आधे दिन से ऐसा हो रहा है, थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, अभी बताओ क्लियर है? कोई भी एक कंफर्म कर दो। यस सर। यस बता दी ना? हाँ। अब आ रहा है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज 3। ओके, लेकिन जब आप इवेल्युएट करने चलते हो बच्चों, इवेल्युएट 1/2, तो विद इन प्रोसेस क्या ये सिर्फ +3 रहा होगा? हो सकता है -3 भी हो। तो जब आपको वर्टेक्स निकालना हो, वर्टेक्स में कोई भी वेरिएबल और एरिया दिया हो, तो सबसे पहले तो आप एरिया को लिखो। एरिया क्या हो जाएगा? ABD के एरिया की अगर मैं बात करूं तो K10, x के कोऑर्डिनेट पहले आ जाएंगे, K10। y के कोऑर्डिनेट बेटा 0, 3, 0, 0, 3, 0, 1, 1, 1, होल डिटर्मिनेंट। अब जो आप ये 3 लिख रहे हो, इट इज +-3। इसमें कोई डाउट किसी को?
क्योंकि मैंने बोला कि के, अब के एक वेरिएबल पॉइंट है, हो सकता है उसने +3 दिया हो या -3 दिया हो, ये तो हमने फाइनल आंसर लिखा है ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इट इज +3। लेकिन विद इन प्रोसेस ऑफ तो 3 कहाँ से आया? 3 दे रखा है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देख लिया सेकंड सर पार्ट। आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। हाँ जी जागृत, सर मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज ब्रेक हो रही अच्छा अभी ठीक है? थोड़ा दिक्कत आ सकती है क्योंकि स्लो होता है। अच्छा आ गया, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए रुक जाओ, नेट आ गया है, ठीक है, अभी सही हो जाएगा सारा। अभी मुझे बताओ, प्रॉपर है? है। यस सर ठीक। ठीक है, ठीक। तो +-3 क्यों लगाया है, इस पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो जो मैं समझाना चाहता था, समझ में आ गई बात की नहीं? तो जब आपको एरिया दिया जाए, कोई भी वर्टेक्स पूछे, तो हमेशा आपको एरिया को +- इस्तेमाल करना है। अब 2 से गया क्रॉस मल्टीप्लाई, एक मिनट बच्चों, ठीक है। अब 2 से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया के 1 0 0 3 0 1 1 1 होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +-6। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। अगर आप ध्यान दो, अब थोड़ा एक और मैं शॉर्टकट बोलूंगा, सबसे ज्यादा जीरो किसमें है, जहां कॉन्टिन्यू 2 0 हो, वहां से अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो हमेशा इजी रहेगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, फर्स्ट से भी कर सकते हो, सेकंड से भी, थर्ड से भी। तो मैं यहाँ R3 अब यूज कर रहा हूं, ध्यान देना, हम यूज कर रहे हैं R3 का। बाकी ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये सारे चले गए R3 में। पहला 0, दूसरा 0, तीसरे का जरा साइन बताओ क्या होगा, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस, क्योंकि पहला हो गया A31, सम किया +4, दूसरा अब तो पता ही चल गया प्लस माइनस प्लस, तो बस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, +1 इंटू रो के एलिमेंट चले गए कॉलम के 103, यानी आ गया 3k - 0 इज इक्वल टू +-6। दिस इंप्लाइज 3k इज इक्वल टू +-6। 3 ने 6 को डिवाइड किया, आंसर आ गया k इज इक्वल टू +-2। अब देख लिया जो मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल किए कैलकुलेट करते हुए। अब ध्यान से पूरा क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया कि ए और एक लाइन है जिसके 2 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी। जब लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो तीसरा जनरल पॉइंट आप खुद लेंगे x और y, बिकॉज दीज 3 पॉइंट्स आर ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। उसके बाद आपने इक्वेशन निकाल दी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर कहता है अगर ट्राइंगल ए बी डी है, जिसमें कि डी का कोऑर्डिनेट है k0 और इस ट्राइंगल का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो जब आपको एरिया दिया जाए और कोई भी वर्टेक्स में वेरिएबल पूछा जाए, तो हमेशा एरिया को यूज करेंगे +-, क्योंकि विद इन कैलकुलेशन वो +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। वो तो फाइनल आंसर लिखा गया कि एरिया इज +3। फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे किसी भी रो या कॉलम के रॉन्ग और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कितने लोगों को ये पूरा क्वेश्चन 18 एग्जांपल 18 समझ में आ गया, हैंड रेज करो। हर्षित रावत एंड समद, कोई डाउट?
ठीक है, हर्षित को तो क्लियर है या डाउट है हर्षित? समर्थ? ओके, तो 4.3 एक्सरसाइज भी अब आपका होमवर्क है, और आज है डे मंडे, ठीक है? तो ठीक है, आपको इसे कल ट्यूसडे 9 बजे तक इसको सबमिट करना है दोनों का। सर अगले मंडे। कब? सर अगले मंडे। अगले मंडे? बहुत जल्दी सबमिट हो रहा है ये। साथ साथ सारी एक्सरसाइज करते जाना है, बस आपको टीटीएस का एक दिन मिला करेगा सबमिट करने के लिए। जितना MWF में पढ़ाऊंगा टीटीएस में सबमिट, और जिसका पुराना होमवर्क नहीं किया है उसने, वो उसकी गलती है। होमवर्क किया होता तो बस आपको PDF ही बना के तो भेजनी थी, इसका मतलब होमवर्क नहीं कर रखा है ना? तो मौज मत करो। सर वो दूसरी ट्यूशंस भी है ना, उनका कोई बात नहीं, हर ट्यूशन का काम करना जरूरी है। सर होमवर्क तो किया सर हुआ है। एग्जाम्पल भी तो करना है, एग्जाम्पलर। हाँ जी, तो करते, वो तो मैंने कब मांगा हुआ है। एग्जाम्पलर में है ही कितने क्वेश्चन? 29 ही तो है, और सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। वो तो 29 मिनट बैठ जाओ हो जाएंगे, और उसमें से प्रॉब्लम कितनी होंगी। ठीक है, चलो जी, बाय बाय बच्चों। होमवर्क अभी भेज रहा हूँ, और जरूर सबमिट होना चाहिए। ठीक है, चलिए।